हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे करेंगे। वैसे ये मेरा फोर्थ कंसेक्यूटिव वीडियो है प्रॉब्लम ऑफ द डे का जीएफजी का। तो अगर आप भी जीएफजी की डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा फाइंड द क्लोजेस्ट पेयर फ्रॉम टू एयर। तो हम इसकी पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे करना है, फिर हम इसकी 3 अप्रोचेस देखेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके बाद हम उसका ब्रूट फोर्स से उसका बेटर सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे देखते हैं। तो हम इनका इंट्यूशन समझेंगे, हमको रटेंगे नहीं कि बेटर सॉल्यूशन ये है, बेस्ट सॉल्यूशन ये है। हम ट्राई करेंगे किस तरीके से हम बेटर से बेस्ट पर जाते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास 2 सॉर्टेड एरे गिवन है, एक एरे 1 एंड एक एरे 2। ओके, एंड हमारे पास एरे 1 की साइज है m, एरे 2 की साइज है n, ये भी गिवन होगा, और एक हमारे पास एक नंबर गिवन है x। ओके, अब हमें क्या करना है कि एरे 1 के अंदर से एक एलिमेंट निकालना है, एरे 2 के अंदर से एक एलिमेंट निकालना है। तो 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, एरे 1 में से कोई भी एलिमेंट, एरे 2 में से कोई भी एलिमेंट। तो दोनों सेलेक्ट करने से हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, हम उसका सम निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस सम को चेक करना है क्लोजेस्ट टू एक्स के, कि अब हमें एक ऐसा पेयर रिटर्न करना है जिसका सम एक्स के क्या हो, क्लोजेस्ट हो। क्लोजेस्ट का मतलब जो सबसे पास हो। सबसे पास होने का मतलब क्या है कि x माइनस जो भी हमने पेयर निकाला उसका सम का जो डिफरेंस है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो पहले आप खुद से ट्राई करो, कुछ टाइम दो, उसके बाद इसका सोल्यूशन आना और देखना, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि आप तब तक ब्रूट फोर्स क्या क्या सोचना है ये सब आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप वीडियो बंद करके पहले सोल्व कीजिए, फिर इधर आइए। ओके, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है n की वैल्यू गिवन है 4, m की वैल्यू गिवन है 4, मतलब दोनों सेम गिवन है। एरे 1 के अंदर एलिमेंट गिवन है 1 4 5 7 एंड एरे 2 के अंदर गिवन है 10 20 30 40 एंड x की वैल्यू गिवन है 32। ओके, तो अब हमें प्रॉब्लम समझ रहे थे, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एवरी पेयर को कंसिडर करना है। जैसे कि 1,10 कितना होगा 11, 1,20 21। इस तरीके से हम अगर हर एक पेयर को कंसिडर करेंगे तो हमें कुछ सम मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे वो पहले ही लिख दिया है। तो हमारे पास आता है 10 21 1, फिर 21 31 41 14 24 34 44, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि जो 32 के सबसे पास कौन सा है, तो क्या 11 32 के पास है ना, 21 का डिफरेंस आ रहा है, 21 है, 21 में 12 का डिफरेंस आ रहा है, बट 11 से बेटर। इन द सेम 31 में 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप बाकी सब में देखोगे तो 31 से ज़्यादा पास कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमारे इसका आंसर कितना होगा 31 वाला, और 31 उसको मिलकर बन रहा है 1,30। तो हम आंसर में रिटर्न करेंगे एक पेयर जो क्वेश्चन में बाई डिफॉल्ट वेक्टर ऑफ इंटीजर ले रहा है 2 साइज का, तो उसमें रिटर्न करेंगे 1,31। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ कुछ ब्रूट फोर्स का भी आइडिया लग चुका होगा किस तरीके से करेंगे। ओके ओके, तो देखो ब्रूट फोर्स में क्या होता है। ब्रूट फोर्स में मतलब होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया ना वही करते जाओ। तो मैंने क्या बोला कि अभी हम दोनों पेयर ट्राई कर लेंगे, कि पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइंड ऑल पेयर कर लेंगे और हमें चेक कर लेंगे कि एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, और जिसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम होगा पेयर का, हम उस वाले पेयर को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। अगर नहीं आया तो वापस बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे, सारे पेयर को कंसिडर करेंगे। जैसे 1 के साथ 10 को, 1 के साथ 20 को, 1 के साथ 30 को, और इनका सम निकालेंगे और डिफरेंस चेक करेंगे x के साथ। तो जैसे 1,10 आ रहा है 11 का डिफरेंस आ रहा है 21। ओके, फिर हम अगले पेयर पे जाएंगे 1,20 21 डिफरेंस आ रहा है 11 का। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला डिफरेंस कम आ रहा है प्रीवियस डिफरेंस से, तो हम इस वाले को कंसिडर कर लेंगे। और इन द सेम में हम आगे जाएंगे 1,31, ये और भी कम आ रहा है। तो अब मतलब इस तरीके की काफ़ी क्वेश्चंस करे होंगे आपने। तो आई होप कि आपको ये वाला सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगा कि, तो हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे जो पहले वाले एरे के एलिमेंट के ऊपर इटरेट करेगा, दूसरा फॉर लूप दूसरे एरे को इटरेट करेगा। तो और हम इनके साथ साथ ही ऑन द गो क्या निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस में कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एंड इसके लिए क्या हम कोई और स्पेस यूज कर रहे हैं, नहीं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप खुद से इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ट्राई करो। अगर आपने यहाँ तक कर लिया था तो वेल एंड गुड। अब हम इसका ऑप्टिमाइज़ देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम बेटर सॉल्यूशन के लिए देखते हैं।
बट पहले हम ये वाली वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन क्यों नहीं काम करेगा। ओके, तो हमारे पास m की वैल्यू गिवन है 10 की घात 5, n की वैल्यू गिवन है अप टू 10⁵। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी m इंटू n जो होती है 10 की पावर 10। और पहले वाली वीडियोज मैंने बताया था कि हम अराउंड 10⁶ to 10�7 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 10⁻10 परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला काम नहीं करेगा। इसको आप कोड कर लो GFG पे, मतलब ब्रूट फोर्स को भी कोड किया करो। ओके, तो इससे हमारी क्या होगी, कोड करने की एबिलिटी बढ़ेगी। अब हम ट्राई करते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने की। ओके, तो देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपने अगर एक चीज़ नोटिस करी हो तो हमें एरे गिवन है सॉर्टेड। और जब भी आपको अगर सॉर्टेड गिवन हो ना, तो आप एक बार बाइनरी सर्च के टर्म्स में सोचा ज़रूर करो एटलीस्ट। तो ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसके ऊपर किसी भी तरीके से बाइनरी सर्च ट्राई कर सकते हैं क्या। ओके, तो देखो मैं बोला कि अगर 1 3 5 7 मेरा एक एरे है, एरे के एलिमेंट है 10 20 30 एंड 40। तो अगर लेट सपोज मैंने अगर 1 को लिया, तो मुझे क्या सर्च करूँ एरे के अंदर। बाइनरी सर्च के अंदर क्या करते हैं कि हमने 1 को लिया, वो कुछ सर्च करना है बाइनरी सर्च के लिए। तो हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी 32। तो अगर मैं देखूँ 1 के पास क्या होगा, 1 के पास या तो होगा 30। अगर मुझे 31 मिल जाए तो ये कितने 31 मिल जाए तो 31 + 1 करके 32 0 मिल जाएगा। ओके, क्या मैं 33 से कुछ कर सकता हूँ? आप बोलोगे 1 + 33 - 32, ये तो इंक्रीमेंट ही करेगा। तो हमने देखा कि 1 + 32 33 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या? नहीं, मतलब हमें क्या करना है कि x माइनस एरे ऑफ i सर्च करना है 31। ओके, तो जो x था 32, मैं कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली अभी 33 के लिए, तो थोड़ा कुछ कर दिया था वीडियो। ओके, तो x तो मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास हमें एरे का एलिमेंट अगर 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 32 थी। तो मैं ट्राई कर रहा था कि अगर अब हमें क्या करना था, ये एक एलिमेंट वो लेना था एरे 1 का, प्लस दूसरा एलिमेंट लेना था एरे 2 का, और दोनों को मिला के x के क्लोज लाना था। जैसे मैंने अगर एरे 1 ले लिया तो मेरे पास जो एरे 2 है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, x माइनस एरे 1 ऑफ i। तो यहीं से मैंने देखा कि शायद ये वाली कंडीशन हम नेगेटिव वैल्यूज के केस में यूज़ करें, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है ना, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके। ठीक है, तो मैंने बोला कि 1 था तो x माइनस 1, तो दैट इज़ की 31। तो मुझे क्या करना है कि 31 चेक करना है कि इस वाले एरे में है क्या। तो अगर मैं 31 हुआ तो क्या होगा कि 31 मिल गया तो क्लोजेस्ट डिफरेंस 0 ही हो गया, कोई डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 31 था + 1 32 के इक्वल हुआ 32, हमारा डिफरेंस आया 0। अब 0 को तो और भी क्या ही क्लोज जाओगे, तुम नहीं जा सकते ना। जो हमें 32 चाहिए था 32 ही मिल गया, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, अगर हमें 31 नहीं मिलता तो अब हम क्या करेंगे, इसके आसपास के 2 एलिमेंट ले लेंगे, जैसे 30 और 40। क्यों? कि हो सकता है कि यहाँ पे 36 रहा हो, हम स्मॉलर हर बार नहीं ले सकते ना। 36 के केस में 40 वाला ज़्यादा है, 40 वाले के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस कम पड़ेगा, जबकि 31 के केस में 30 क्लोज पड़ेगा। तो हम इन दोनों के साथ कंपेयर कर लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू के डिफरेंस के साथ। तो अगर हमने इन दोनों के साथ कंपेयर कर लिया ना, तो हमें डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें कुछ एक रफली आइडिया लग रहा है। तो देखो रफली आइडिया क्या लगा मुझे, मैं वो बताता हूँ आपको कि हमारे पास एक एरे 1 है, एक एरे 2 है। हम एरे 1 के हर एक एलिमेंट के i इंडेक्सेस पे जाएंगे और दूसरे वाले एरे के अंदर x माइनस एरे 1 ऑफ i को सर्च करेंगे। जैसे ही हमने x माइनस एरे 1 ऑफ i को सर्च किया, अगर वो वाली वैल्यू हमें मिल जाती है तो क्या हुआ, तो हमारा हुआ कि x हमें एग्जैक्ट x की वैल्यू बना पाए। हम इसके i इंडेक्स और इसकी j इंडेक्स मिला के हम एग्जैक्ट x वैल्यू बना पाए। हमारा डिफरेंस हुआ 0, तो हमने वही रिटर्न कर दिया एरे 1 ऑफ i कोमा एरे 2 ऑफ j का पेयर। बट अगर हम इसको नहीं बना पाए तो हम चेक करेंगे कि जो इसका डिफरेंस आ रहा था 31, तो हम उसके क्लोजेस्ट के जो जस्ट स्मॉलर एलिमेंट उससे ले लेंगे और उससे एक जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, मतलब इसकी जो पोजीशन होती है ना, उससे जस्ट स्मॉलर एलिमेंट और जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ले लेंगे और उन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे कि किसके साथ जो हमारा x है वो किसके ज़्यादा क्लोजेस्ट है। एरे 1 ऑफ i के अंदर लेट सपोज ये वाली इंडेक्स आती है k, तो यहाँ वाली इंडेक्स होगी k माइनस 1, यहाँ वाली इंडेक्स होगी k प्लस 1। तो मैं चेक करूँगा कि जो मेरा x है वो किसके ज़्यादा क्लोजेस्ट है, एरे 1 ऑफ i प्लस एरे 2 ऑफ k के ज़्यादा क्लोजेस्ट है, k माइनस 1 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है, या फिर k प्लस 1 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है। हमें ये 2 कंडीशन चेक करनी होगी। तो हम अगर इस तरीके से चेक कर लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ठीक है, तो अब इसकी कौन सा ज़्यादा क्लोज होगा। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगी। अब देखो, आप अगर एक चीज़ देखो कि हम लोग में किसको डील करेंगे, एक एरे को, और एक एरे आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज हर एक एलिमेंट पे जा रहे होंगे और दूसरे वाले एरे के अंदर हम सर्चिंग कर रहे होंगे। ओके,
तो जो बड़ा एरे होगा हम उसको यहाँ पे लेना चाहेंगे, सो दैट हम उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर पाए मैक्सिमम में। जो मैक्सिमम एरे होगा वो लोग में ले लेंगे और जो मिनिमम होगा उसको अपन लोग के पहले ले लेंगे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? लेट सपोज एरे की साइज हमारे पास है x, y, तो नहीं एरे की साइज m, n है, तो हमारे जो x है जो मिनिमम है, y है जो मैक्सिमम है, तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी x log y मैक्सिमम था, लोग में जाके वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो हम इसलिए उसको यूज़ कर रहे थे। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एज्यूम करें हम, तो हमारे पास m, n की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है अप टू 10⁵ तक। तो 10⁵ इंटू log इंटू 10⁵, तो इसको सोल्व करने पाता है 2 इंटू 10⁶। मैंने अभी बताया था कि हम 10⁶ टू 10�7 तक बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। हमारा कंपाइलर इतनी कंपटीशन कर सकता है 1 सेकंड के अंदर, और ज़्यादातर कंपाइलर्स की टाइम लिमिट होती है 1 सेकंड की। तो हम ये वाला सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने ट्राई कर लिया है, एक्सेप्ट हो गया है। ओके, अब देखो अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो आई होप कि मुझे ये समझ में आया होगा कि हमने ब्रूट फोर्स से इसको बेटर सोल्यूशन तक कैसे आए। अब हम देखते हैं कि बेटर से बेस्ट सोल्यूशन तक कैसे आएंगे। ठीक है, तो क्या हम इसको थोड़ा बहुत और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? देखते हैं, कर सकते हैं, तभी तो वीडियो चल रहा है आगे। ओके, तो अभी हमने ब्रूट फोर्स में देखा था कि 2 फॉर लूप यूज किया, बेटर के अंदर में क्या बाइनरी सर्च किया। अब ऑप्टिमाइज के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा 2 पॉइंट क्यू। देखो मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर मैं फॉर लूप यूज किया बाइनरी सर्च से ऑप्टिमाइज पे जाता हूँ ना, तो मैं 2 पॉइंट यूज करके ट्राई करता हूँ कि क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं या नहीं। ये जस्ट मेरा वे हो सकता है ये 1% भी प्रॉब्लम के अंदर काम ना करे, हो सकता है ये आपके लिए 1% प्रॉब्लम में काम ना करे, बट ट्राई करने में क्या जाता है। क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में जो मैंने करवाई थी उसमें भी मैंने क्या किया था, बाइनरी सर्च से 2 पॉइंटर पे ही रिड्यूस किया था अपने सोल्यूशन को। अभी हम 2 पॉइंटर को समझते हैं, क्यों मैं ट्राई करूँगा 2 पॉइंटर ऑल्सो, वो भी बताऊँगा आपको। और 2 पॉइंटर से किस तरीके से हम इसको सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी देखते हैं। और आगे कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई तो उसमें भी मैं बाइनरी सर्च के बाद 2 पॉइंटर ट्राई करके ही बताऊँगा आपको। ठीक है, तो हमारा एरे गिवन था 1 3 5 7। ओके, दूसरी वैल्यू गिवन थी 10 20 30 40। देखो, और हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी 32। कुछ चीज़ें दिख रही है आपको इसमें एरे में। अज्यूम करो ये वाला एरे सॉर्टेड है, ये वाला एरे सॉर्टेड है। कोई 2 इंडेक्स है जिनको पिक करके मैं कुछ कंस्टेंट्स लगा सकूँ। 2 पॉइंट कंस्टेंट्स ही तो यूज करते हैं आई और जे पे, एल और आर पे। ठीक है, एक एल और आर सेट करना है। मैं देखो यहाँ पे एल, यहाँ पे आर, दोनों पे सेट करता हूँ 10 और 1 11। ठीक है, अब मुझे कुछ पता चल रहा है कि मुझे एल को आगे बढ़ाना है, आर को आगे बढ़ाना है। कुछ भी बढ़ा दो यार, सम तो इंक्रीमेंट होगा नहीं ना। 10 और 40 लूँ, एल यहाँ पे लूँ, आर यहाँ पे लूँ, तो क्या हो रहा है? सम कितना हो रहा है मेरे पास? 41। अब 41 ऑलरेडी ग्रेटर देन है 32 से, तो क्या मैं ये आर है, ये एल है, तो क्या मैं आर को कम करूँ या फिर एल को इंक्रीमेंट करूँ? लेट सपोज मैं एल को इंक्रीमेंट करता हूँ, तो मेरा सम क्या होगा? जो एरे 1 के अंदर एल लेफ्ट इंडेक्सेस पे जो एल को इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो 41 से 44 होएगा, फिर 5 46 होएगा। तो हर बार क्या होगा कि क्लोजेस्ट नहीं, मैं दूर ही जा रहा हूँ। ओके, बट मुझे दूर नहीं जाना, मुझे पास जाना है। तो अगर मैं 40 को इधर की तरफ लाऊँ तो क्या होगा? 31 होगा। तो वो क्या हो रहा है? 32 के क्लोजर आ रहा है। तो कुछ समझ में आया कि मैंने एक एल यहाँ पे सेट किया, आर यहाँ पे सेट किया। मैंने चेक किया कि एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का एक्स से क्या रिलेशन है। अगर ये एक्स से ज़्यादा है या एक्स से कम है या फिर एक्स के इक्वल। अगर ये एक्स के इक्वल हुआ तो मतलब डिफरेंस ही 0 हो गया, तब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? डिफरेंस 0 हो गया तो उससे ज़्यादा हम क्या ही क्लोज जाएंगे, हम एग्जैक्ट ही पहुँच गए हैं। तो इस वाले केस में तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर। आंसर मतलब एरे ऑफ एल एरे ऑफ आर का वेक्टर। बट अगर ये ज़्यादा है तो हम बात कर सकते हैं कि हो सकता है ये हमारा आंसर हो सकता है ये हमारा आंसर हो, और हो सकता है ये हमारा आंसर ना हो। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, जो हमारा मिनिमम डिफरेंस का हम चेक लगा रहे थे ना पिछले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में, वही हम यहाँ पे चेक लगाएंगे। क्या ये हमारे आंसर से जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है वो अगर ज़्यादा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अगर कम आ रहा है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर लेफ्ट प्लस राइट अगर कम है तो हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, एल को आर को क्यों घटाना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं एक और कंडीशन यहाँ पे सोच रहा था कि मैं अगर इसको ऑर्डर चेंज कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आप करना, खुद ही ट्राई करना और चेक करना कि ऑर्डर चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। वैसे मैंने चेक कर लिया है। तो अब उसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या होगी। ठीक है, तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारे एल की वैल्यू कहाँ से जा सकती है? 0 से m तक जा सकती है। आर की वैल्यू कितनी जाएगी? जो n-1 से 0 तक आएगी। और हम अगर देखें तो एक बार में या तो एल इंक्रीमेंट होगा या फिर आर इंक्रीमेंट होगा। तो मैक्सिमम केस में क्या होगा कि मेरा एल जो एंड तक पहुँच जाए, आर अपने स्टार्टिंग तक आ जाए। तो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ m प्लस n। और हमने क्या स्पेस यूज़ किया है इसके अंदर? कहीं नहीं यूज़ किया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इनपुट और आउटपुट को कैंसिल नहीं, वो नहीं करते हैं कंसिडर। तो
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस वाले पार्ट का समझाने की वापस ट्राई करूँगा, उसके लिए शॉर्ट्स बनाकर डाल दूँगा, ठीक है। अब वीडियो लाइक अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इंट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को भी ग्रो करो। ओके, थैंक यू, बाय।